7 बज गए हैं। वेलकम बैक टू द टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म। आई एम योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड बैच। 5 lecture will be the available on a YouTube। फुल लेक्चर्स। वैसे मैं लेक्चर्स के जो 7 7 मिनट्स के डालता हूँ इन पार्ट्स। तो फिलहाल हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। कुछ डाउट लगे आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन यहाँ पे आपको दिख रही है अभी। मोस्टली कल के टॉपिक का एंड हम लोग करेंगे आज। और मैं स्ट्रेटेजी वगैरह थोड़ा आज डिस्कस करूंगा। थोड़ा इजी वे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कल के लेक्चर में हुआ है। फाइनली वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द सेकेंड डे ऑफ। ओके। हाँ, हमारा एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट है उतना हमारा रिवीजन भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो क्विक रिकैप में हम लोगों ने कल देखे थे तो टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स, उसके ऑब्जेक्टिव एंड फंडामेंटल्स। उसमें से जो है गाइडेंस एंड फेलिसिटेशन, एंगेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट इज कॉल्ड एज कंटेंट डिलीवरी। पीडागोगल अप्रोच कैसा कैसा होना चाहिए, लर्निंग में एंगेजमेंट कैसे बढ़ानी चाहिए, इवेल्युएशन एंड द फीडबैक, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इन द लर्निंग। फिर ऑब्जेक्टिव में मोस्टली तीन थे: कॉग्निटिव, affective and psychomotor, along with the social cultural objectives। हाँ, these important points हमने कल देखे थे। लेवल ऑफ टीचिंग, कितने लेवल रहते हैं उनमें हम लोग जो लेवल्स रहते हैं अ, वो किस रिगार्डिंग उनको देखना चाहिए इन द टीचिंग। सबसे पहला हम जो पीरियोडिक टेबल वगैरह लर्न करते हैं, वो आज जब कोशिश करते हैं रिकॉल करने की। व्हेन यू आर द स्टूडेंट, आपके टीचर जिसे पढ़ाते हैं उस रिकॉर्डिंग आप रिकॉल करते हैं, वो हो जाता है आपका लेवल ऑफ मेमोरी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आप उनमें थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई करने को बोलते हैं। देर इज अ स्लाइट न्यूसेंस, आई एम गोइंग टू म्यूट दैट पर्सन। सैम सैम, बाकी सभी म्यूट है। तो जो अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है, उसमें हम लोग मोस्टली क्या फोकस करते हैं कि जो नॉलेज आपने जो से 10 का पहाड़ा आपने लर्न कर लिया, या जिंक का ऑटोमिक एटॉमिक नंबर और उसका कैरेक्टरिस्टिक आपने ये किया, तो फिर उसका जो कंपाउंड फॉर्म होता है तो वो कैसे फॉर्म होता है, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता, थर्ड पार्ट आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कि मान लो आप इसमें हो, ड्राइविंग क्लास में हो, और ड्राइविंग क्लास में आपको ढलान पे गाड़ी 35 के स्पीड से धीरे 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 लेके जाना है। वहां पे आपको गियर चेंज करना है। तो पहले आपने क्या किया, न्यूट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और रिवर्स, ये गियर की नॉलेज लिया। मतलब आपने क्या किया, रिकॉल किया। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया है, सेकंड स्टेप में आप गाड़ी धीरे 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 स्ट्रेट रोड पे चला रहे हो, धीरे धीरे गाड़ी टर्न कर रहे हो, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न। और एक एग्जाम की बारी आती है, वहां पे आपको 8 निकालना होता है। या आपको जो है वो ढलान पे गाड़ी धीरे 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 नीचे लेके जानी है, ठीक है। तो वहां पे आपका
रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो आपको कार सिखा रहा है, ड्राइविंग, कार ड्राइविंग स्कूल्स रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वहां पे जो कार ड्राइविंग स्कूल है वहां पे आपको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग वो करते हैं। वहां पे वो उनके पैरों में ब्रेक्स के कंट्रोल नहीं रहते, या वो हैंड ब्रेक लगाते नहीं। वो आपको पूरा फ्रीडम देते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी डेवलप करने की कोशिश करती है। यही आपको रिफ्लेक्टिव वे ऑफ टीचिंग में आपके स्टूडेंट्स को, अभी आप एनटीटी दे रहे हो, एनटीटी क्लियर होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट फैटर्निटी में आप पढ़ाने जाओगे, तो पढ़ाने जाने के बाद जो लेवल ऑफ टीचिंग है आपको पता रहना चाहिए। इसीलिए ये पॉइंट, ये टॉपिक एनसीएसएम ने एनटीटी के एग्जाम में डाला है। अब तक यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे का आज के लेक्चर में हम लोग चालू करते हैं। अ, पहला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग कैसी होनी चाहिए, ये हमने कल इसका थोड़ा सा फ्यूचर में जाके देखा था। आज हम लोग इसको प्रेजेंट में पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे किया जाता है। तो एन इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एडेप्टेबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय एडेप्टेबिलिटी? द टीचिंग मेथड मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू accommodate diverse learning styles, pace, needs. Teachers should prepare to modify lesson plans based on the student feedback and performance. अभी एडवांस टीचर टीचिंग प्लान करके एक होता है, उसी को पहले लेसन प्लान बोला जाता है। अगर आप एमयूएचएस के अंडर पढ़ाते हो स्टूडेंट्स को एज ए टीचर, तो ये आपको कंपल्सरीली एक हफ्ता पहले, कोई कॉलेज में एक महीना पहले, कोई कॉलेज में पूरा साल का एडवांस टीचिंग प्लान बनाना पड़ता है। ये क्यों बनाना पड़ता है? एक, मान लो आपके कॉलेज में एक लेक्चरर है, एक रीडर है, एक प्रोफेसर है। रीडर का जो सिलेबस रहेगा वो अलग से लेगा। आप अभी नए हो टीचिंग में, तो आप लेक्चरर हो, तो आपको टीचिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लेक्चर ले पाए, इसलिए आपको 3 या 4 लेक्चर रहते हैं। रीडर को 1 या 2, और प्रोफेसर लोग मोस्टली वो सभी देखते हैं, यूजी पीजी पीजी पीएचडी हो तो वो भी देखते हैं, तो उनको लेक्चर्स थोड़े कम रहते हैं। और वैसे भी उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे लेक्चर्स लिए रहते हैं, दे हैव डिलीवर्ड एन नंबर ऑफ लेक्चर। तो ऐसे इसमें आपको जो है लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो ये लेसन प्लान जो है वो डेली आप क्या पढ़ाने वाले हो, उसमें आप कौन से लर्निंग आउटकम अचीव करने वाले हो, उसकी एक लेखा जोखा रहता है। अभी देखो, जैसे आपने प्रकृति, फॉर एग्जांपल आपने प्रकृति लिया है, या फीमर बोन लिया है, या आपने लिया है हिप जॉइंट, तो ये टॉपिक पढ़ाने को आपको मान लो 3 दिन लगने वाले थे, मगर 2 दिन में ही आपके वो टॉपिक कंप्लीट हो गए। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 दिन में भी वो टॉपिक बच्चों को समझ में ना आए, तो वहां पे आपको एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपको आपकी स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अभी जैसे मेरे को बोन सिखाना है, तो मैं बोन बुक से डिक्टेट करूंगा क्या? डिक्टेटिक डायडेक्टिक लेक्चर मतलब मैं स्टूडेंट्स को नोट्स जो है, इंपॉर्टेंट नोट्स वो रखने को मैं रीड करूंगा, और उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने को बोलूंगा, उसको बोलते हैं डायडेक्टिक लेक्चर्स। तो ये मेथड वहां पे काम करेगी क्या? नहीं। वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन काम करेगा क्या? नहीं। आपको वहां पे बोन सेट उनके हाथ में देना पड़ेगा, और ये 4 बोन्स जो है वो क्लब करके दिखाने पड़ेंगे, ये कि यहाँ पे ऐसा फिर हिप जॉइंट फॉर्म होता है। आपको मॉडल्स दिखाना पड़ेगा, है ना? और उसके बाद आपको एक्सरे दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया लर्निंग स्टाइल का चेंज, उसकी जितकी नीड है। जैसे अभी मान लो फार्मेकोलॉजी है, होम्योपैथ में भी फार्मेक आता है, तो फार्मेकोलॉजी में क्या होता है, मेडिसिन कैसे बनती है, तो वो आपको वहां पे वो फार्मेसी की विजिट जब आप करोगे, तो आपको विजिट करने के बाद लर्निंग स्टाइल में चेंज हो गया। आप वो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे, है ना, कि मेडिसिन कैसे बनती है, मदर टिंचर कैसे किया जाता है, डाइल्यूशन किया जाता है, कितना 10x है, 100x है, XYZ।
मेरे को ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में, फिर भी एक मैं जनरल आइडिया बताता हूँ कि होम्योपैथ के जो मेडिसिन है वो ऐसे ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पे हो गया एडेप्टेबिलिटी। ठीक है। और उसके बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म स्टूडेंट्स को भेजना है कि आपको ये लर्निंग स्टाइल से ज्यादा अच्छे से समझ में आया, या आपको डायरेक्ट नोट्स दिया जाए, या आपको पीपीटी में समझाया जाए, या आपको डिस्कशन से समझाया जाए। ठीक है ना। और फिर उनमें एंगेजमेंट कैसा था, ये सब पॉइंट्स एक फीडबैक फॉर्म में रहते हैं। दैट शुड बी एडेप्टेबिलिटी ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग। दूसरा है इंटरेक्टिव नेचर। एंगेजमेंट बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स इज ए क्रूशियल फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। डिस्कशंस होने चाहिए। जैसे चरक संहिता है, मान लो आयुर्वेद के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, चरक संहिता है। चरक संहिता में बहुत बार संध्याय संभाषा आई है ना ग्रंथों में। तो वो जो संध्याय संभाषा है वो आपके चरक संहिता के इसमें डिफरेंट डिफरेंट आचार्य जो थे वो अपने गुरु से क्वेश्चन पूछते थे, पुनर्वसु आत्रेय ऋषि से पूछते थे, फिर उनपे आंसर्स मिलता था। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आंसर्स के फॉर्म में डिस्कशंस सेशन अरेंज करने होते हैं। हम्म, उसके बाद कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, इंटरेक्टिव सेशंस हेल्प्स टू मेंटेन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। आपको टीचिंग जो है स्टूडेंट के इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इंटरेक्टिव नेचर में टीचिंग करनी होगी। फिर उसके बाद टारगेट ओरिएंटेड। टीचर्स मस्ट अलाइन विद प्रीडिफाइंड एजुकेशनल गोल्स, इंश्योरिंग लर्नर्स अचीव डिजायर्ड आउटकम। अभी हमारा मान लो आई एम डिलीवरिंग लेक्चर फॉर द एनटीईटी प्रोग्राम और एनटीईटी एग्जाम। तो मेरा एक रेजिमेंट रहेगा कि 8 टॉपिक कवर करने हैं मेरे को मई महीने के पहले। तो मेरा क्या होगा, एक टारगेट है 8 टॉपिक मेरे को कवर करने हैं। और जो 8 टॉपिक है उसमें से 3 या 4 में ये मैंने कवर करूंगा, उसके आगे ये करूंगा, उसके आगे जैसे मेरे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को पढ़ा के हो गए, जितने भी ऑनलाइन रहेंगे वो मैं क्या करूंगा, फिर उनको क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, उनको बताऊंगा कि ये इसमें असाइनमेंट ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, फिर इसके असर रीजनिंग के क्वेश्चन छुड़ाओ, मैं एज द पेयर के क्वेश्चन छुड़ाओ। तो दैट शुड बी टीचिंग शुड बी इन द टारगेट ओरिएंटेड, व्हाट यू कॉल दैट, इफेक्टिव टीचिंग शुड बी द टारगेट ओरिएंटेड। ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। नर्सिंग में या होम्योपैथ में जैसे पैटर्न चलते हैं वैसे आयुर्वेदा में पीरियोडिक असेसमेंट करके रहता है। तो पीरियोडिक असेसमेंट क्यों दी गई है? 9 पिरामिड पीरियोडिक असेसमेंट्स आर गिवन इन द न्यू एनसीएसएम सिलेबस। क्यों? पहले क्या होता था, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और प्रिपरेटरी लीव, मतलब पीएल की एक एग्जाम रहती थी। और पीएल की एग्जाम होने के बाद बच्चे घर पे जाके पढ़ाई करते थे। उसमें हमें जो छोटे छोटे गोल्स होते थे, जैसे मान लो मुझे प्रकृति के ऊपर फोकस करना है, मुझे अम, उधर ह्यूमरस का बोन लेना है, उधर मुझे को प्रकरण लेना है, या मुझे संस्कृत का व्याकरण कंप्लीट करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो बड़े टारगेट है उनको छोटे छोटे टारगेट्स में बांटा गया और उनका नाम दिया गया पीरियोडिक असेसमेंट। ये टॉपिक हो गया। जैसे मान लो वाक् प्रकृति मेरा बच्चों को पढ़ा के हो गया, आई हैव टॉट द सब्जेक्ट प्रकृति। ठीक है। उसके बाद में वो मेरा टारगेट अचीव बराबर हुआ है नहीं हुआ है वो कैसे समझ में आएगा? उसके लिए है असेसमेंट। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर फीडबैक, ऐसा। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स थ्रू planning, organized delivery and systematic evaluation, lesson plans and timelines, assessment help to maintain the structure। आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के कैलेंडर देखते होंगे, एकेडमिक कैलेंडर जिनको बोलते हैं। तो उनमें क्या होता है, एकेडमिक कैलेंडर में एक रेजिमेंट रहता है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस, सेकंड टर्म का सिलेबस, थर्ड टर्म का सिलेबस, यूनिवर्सिटी एग्जाम की डेट। तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर का लेसन प्लान देखते हो आपको पता चलता है कि कब कौन सा टॉपिक डिलीवर करना है और उसका इवेल्युएट करना है
और बच्चों को फिर फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठने देना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, तो हम लोग आगे जाते हैं। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। टीचिंग ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। Combining evidence-based method with creativity to address unique classroom dynamics। आर्ट्स इसलिए है कि आपकी क्रिएटिविटी उसमें आती है, और साइंस इसलिए है क्योंकि वो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से पढ़ाना होता है। पढ़ाना सबको आता है ऐसा नहीं है। यू हैव ए नॉलेज बट यू कैनॉट टीच ऑल योर नॉलेज टू द फेलोज। जो भी आपके कलीग्स है उनको नहीं पढ़ा सकते। आपको लोअर इंटेलेक्चुअल लोगों को ही आपको वो चीजें जो है एक्सप्लेन करनी होंगी। ठीक है, उसके बाद है इंक्लूसिविटी। रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग द इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस इंश्योर्स इक्वेटेबल equitable learning opportunities for all the students including those with the special needs। ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, 5 उंगलियां हैं, 5 में से ये छोटी, ये मीडियम, ये बड़ी, ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, और उनको जो है टीचिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं उनको श्लोक रिसाइट नहीं होते, उनको आपको अलग से होमवर्क देना पड़ेगा। कुछ बच्चे जो है उनको डायग्राम्स अच्छे से नहीं निकालने आते। कुछ बच्चे जो है उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो देयर विल बी द स्पेशल अटेंशन टू द दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है। मेरा पर्सनली मैं ऐसा करता हूँ कि जिन लोगों का इंग्लिश अच्छा नहीं है उनको 2 पेपर पढ़ने को बोलता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स। डेली वो अगर पढ़े, उनका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह धीरे धीरे कम हो जाते हैं। दूसरे जो है जिनका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, उनको श्लोक जो है मैं वापस लिख लिख के देखने को बोलता हूँ। उसमें उसके श्लोक भी रिसेट हो जाते हैं, उनके हैंडराइटिंग भी अच्छे हो जाते हैं। ये मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि वो आते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पैटर्न, एमसीक्यू पैटर्न। 2 साल 3 साल रिपीट करे बच्चे अपने पास आते हैं, वाइल टीचिंग बीएमएस, बीएचएमएस में भी आते होंगे, और यूनानी में भी आते होंगे। तो ऐसे इसमें हमें क्या करना चाहिए, उन स्टूडेंट्स की स्पेशल नीड्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Seventh characteristic is a feedback oriented. Constructive feedback motivates the learners and helps them identify area for improvement। अभी मानो आपने एक फीडबैक फॉर्म दे दिया स्टूडेंट को। फीडबैक फॉर्म देने के बाद हमें पता चलता है कि ये स्टूडेंट को पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको क्रिया शरीर में प्रॉब्लम है, संस्कृत उसको जमता नहीं, कभी लाइफ में देखा नहीं संस्कृत। तो अगर फीडबैक ओरिएंटेड आप पढ़ाते हो, आपके टीचिंग में फीडबैक ओरिएंटेशन होता है, तो आप इम्प्रूवमेंट के जो एरियाज होते हैं जो स्टूडेंट्स के, वो आप ढूंढ निकाल सकते हो। इतना ठीक है। आगे है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी कैसा हो गया, वी आर लिविंग इन द जॉनर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसका इस्तेमाल मल्टीमीडिया टूल, सिमुलेशंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड मेक कॉन्सेप्ट मोर रिलेटेबल। अभी रिसेंटली नया एमएसआर आया है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पॉइंट। पीजी का नया एमएसआर आया है, उसमें उन्होंने सिमुलेशन और जो डिसेक्शन होता है वो 3D होलोग्राफिक तरीके से कैसे किया जाए, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है एनाटोमिक्स करके। मैं जैसे ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, मैं एनाटोमिक्स के बारे में आपको डाल दूंगा, क्योंकि मेरा वो शारीर में आता है, हमारा क्रिया शरीर, तो मुझे थोड़ा बहुत एनाटॉमी में भी इंटरेस्ट है, तो वो मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन निकालता हूँ। तो वो एनाटोमिक्स का सॉफ्टवेयर पीजी इंस्टीट्यूट में कंपलसरी किया है। मतलब आपको नर्व्स, वेन्स, मसल्स, ओरिजिन, इंसर्शन 3D में कैसा विजुअलाइज कर सकते हैं आप, और उसका डिसेक्शन करने के बाद कौन सी चीज कहाँ पे मिलेगी। सरफेस मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज अ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, अभी आगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। सबसे पहले मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर।
इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड रिसोर्सेज। तीनों चीजें लगेंगी, नॉलेज, दूसरा है स्किल्स और तीसरा है रिसोर्सेज। नॉलेज, स्किल एंड रिसोर्सेज। द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फंडामेंटल। फर्स्ट इज अ मास्टरसी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अभी मैं आपको एनटीटी पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैंने इसमें महारत हासिल की है, मुझे टीचिंग के बारे में थोड़ा सा आपसे ज्यादा पता है। मैंने टीचिंग गए 5 सालों से 6 सालों से, माइक्रो टीचिंग जोड़ के 8 7 8 सालों से मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है कौन से स्टूडेंट को क्या बताना है। तो ऐसा मास्टरसी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। टीचर मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑन द सब्जेक्ट टू एंश्योर द एक्यूरेट एंड इन डेप्थ नॉलेज डिलीवरी। ठीक है, इसीलिए आपके सब्जेक्ट डोमेन है, कोई एमएस गायनेक है या कोई एमएस ईएम सर्जरी सर्जरी है, और कोई एमएस एनोरेक्टल में है, तो ये आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही हो गया। एनोरेक्टल डिसीज के बारे में मैं नहीं पढ़ा सकता, एनोरेक्टल डिसीज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज वाला ही पर्सन होना चाहिए। ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन द टीचिंग स्किल। तीन तरह के स्किल्स होते हैं। पहला है कम्युनिकेशन स्किल। आपको कम्युनिकेट करते आना चाहिए आपके स्टूडेंट से, आपके फेलो से, आपके कलीग से और आपके सीनियर से। दूसरा है क्वेश्चनिंग स्किल्स। आपको क्वेश्चन बराबर फ्रेम करते आने चाहिए, नहीं तो आप असेसमेंट कैसे कर पाओगे। पहले के क्वेश्चंस कैसे रहते थे, वाद दो सविस्तर वर्णन करा। अरे ये क्या क्वेश्चन हो गया, उसमें क्या क्या लिखना है क्या नहीं, उसकी कुछ गाइडलाइन नहीं थी। तो ये क्वेश्चनिंग का जो था, ये अभी अच्छे से डेवलप हुए जा रहा है। दूसरा है एक्सप्लेनेशन स्किल। आपको लॉजिकल कार्य कारण मीमांसा, ये आपको लगाते आनी चाहिए। हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। वो कार्य कारण मीमांसा का सिद्धांत पदार्थ विज्ञान में है। वो एक्सप्लेनेशन स्किल आप में होना चाहिए। अगर आप एनटीटी क्लियर करना चाहते हो, आप अच्छे टीचर बनना चाहते हो, तो ये प्रोफिशिएंसी इन द टीचिंग स्किल। पहला कम्युनिकेशन, इफेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंश्योर्स द क्लैरिटी एंड द एंगेजमेंट। सेकंड इज द क्वेश्चनिंग स्किल, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस इनकरेजेड क्रिटिकल थिंकिंग एंड पार्टिसिपेशन। जिज्ञासा, आपको स्टूडेंट के मन में जिज्ञासा पैदा करनी है, तब जाके वो स्टूडेंट आपका सुनेगा। ठीक है, आगे आपको अच्छे से उनके डाउट भी क्लियर करने हैं, उनको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देना है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, अ टीचर मस्ट रिकॉग्नाइज द एड्रेस एंड एड्रेस एडोलेसेंट लर्नर्स। अभी देखो, प्राइमरी स्कूल टीचर रहता है, वो जो पढ़ाता है वो रटवाता है, वो पीरियडिक रटवाता है बच्चों से। अभी आप किनको पढ़ा रहे हो, अडल्ट स्टूडेंट्स को, एडोलेसेंट स्टूडेंट को। इमोशनली वो कैसे रहते हैं एडोलेसेंट लर्नर, इमोशनली सेंसिटिव, सोशली ड्रिवन एंड बिगनिंग टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। ठीक है ना। तो ऐसे स्टूडेंट को आपको रिकॉग्नाइज करना है और एड्रेस करना है। दूसरा है अडल्ट। अडल्ट में एक्सपीरियंस बेस्ड, गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इंडिविजुअल्स differences, varying learning styles, abilities and pace among the student. Fourth is a effective learning lesson planning, systematic preparation of the lessons with clear objective, engaging activities and assessment strategy ensures the smooth delivery and the maximizes learning outcome. What is the learning outcome? आपने एक लेक्चर लिया, मान लो मैंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग ये टॉपिक आपको पढ़ाया, आपके दिमाग में कितना वो घुसा, और उसमें से आपने जो लिया, इसको बोलते हैं लर्निंग आउटकम। एंड दिस शुड बी प्रिसाइजली प्लान्ड, कि मुझे बच्चों को ये पढ़ाना है, और उसके बाद उसमें से जो आउटपुट निकलेगा ये होना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ये जो टॉपिक है मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के लेक्चर के बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, है ना,
ये सब चीजें, लेसन प्लान, ये सब चीजें आप में आनी चाहिए, आपको उनका ज्ञान होना चाहिए। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है इफेक्टिव लेसन प्लानिंग में। बाद में है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एम्पैथी। टीचर शुड एग्जिबिट पेशेंस, enthusiasm and the genuine concern for the students well-being and progress। आगे है यूटिलाइजेशन ऑफ द टीचिंग एड्स। यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग एड्स को टेक्नोलॉजी में भी आता है। यूज यूज ऑफ द विजुअल एड्स, हैंड्स ऑन मेथड्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज सपोर्ट द डाइवर्स टीचिंग स्टाइल, दैट्स अ वर्क मॉडल। वर्क मॉडल क्या है हम लोग आगे देखेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब एमसीक्यू के पॉइंट है, ये हमें आगे देखने को मिलेंगे। एंड इनहांसेस कॉम्प्रहेंशन, सातवां पॉइंट है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं पॉइंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो सातवां पॉइंट है क्रिएशन ऑफ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर फोस्टर क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ सेफ्टी अमंग द लर्नर्स। उनमें आपको क्यूरियोसिटी जगानी है। प्रकृति परीक्षण अभी चल रहा है, ठीक है, तो प्रकृति के बारे में उनको आपको क्यूरियोसिटी जगानी है। सेलिब्रिटीज के नाम लो, सेलिब्रिटीज में देखो ऐश्वर्या राय की प्रकृति कौन सी है, वात है, पित्त है, कफ है, फिर वो कैलकुलेट करते हैं, नहीं सर नहीं वात है, नहीं नहीं पित्त है, नहीं सर पित्त और वात कंबाइन में है। करीना कपूर वात प्रकृति, पित्त प्रकृति कौन सी है, बार बार खाना खाती है, दंतशु का लक्षण आया, वात प्रकृति, गुस्सा ज्यादा करते तो वात प्रधान पित्त प्रकृति, लीन बॉडी है वात, वापस से वात। तो ऐसा क्यूरियोसिटी आप पैदा करो। बाद में है कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक, फ्रीक्वेंट इवेल्युएशन थ्रू क्विजेस, असाइनमेंट्स, इंटरेक्टिव डिस्कशन हेल्प द ट्रैक प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस असेसमेंट देते जाओ, इसीलिए 9 पीरियोडिक असेसमेंट अभी डाले, 9 पीरियोडिक असेसमेंट्स अभी एनसीएसएम ने डाले हैं। क्यों? अगर आप उनके असेसमेंट बार बार करोगे तो आपको उनके इन आउट, उनमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इंप्रूवमेंट की, वो सब चीजें पता चलेंगी। चैलेंजेस क्या आते हैं टीचिंग में वो देख रहे हैं हम लोग। डिस्पाइट ऑफ एडवांसमेंट इन द पेडागोगी, टीचर फेस चैलेंजेस दैट रिक्वायर्स एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। क्या चीजें आपको एडेप्ट करनी चाहिए, तो पहला है डाइवर्स क्लासरूम्स, मैनेजिंग वेरिएबल एबिलिटीज, बैकग्राउंड्स एंड लर्निंग स्टाइल्स। अच्छी प्रॉपर डाइवर्स क्लासरूम आपको अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, कीपिंग अप एंड विद रैपिडली इवॉल्विंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। पहले के जमाने में खाली लेक्चर्स होते थे, सर पढ़ा रहे, आप सुन रहे हो, आप नोट्स निकाल रहे हो, वो ही लिख रहे हो, नॉलेज 20-80%, 20-30% आपके दिमाग में जा रहा है, बाकी का और ऑप्शन में आप रखते थे, इसीलिए ऑप्शन भी उड़ा दिया। अभी एनसीएसएम ने ऑप्शन भी उड़ा दिया है। अभी एनसीएसएम ने क्या करा है, बच्चों को कोई ऑप्शन ही नहीं रखा, आप सभी करो, आप डॉक्टर बनने वाले हो, मैं ये ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ा और मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती, मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ही नहीं दी थी। एमसीक्यू कंपलसरी, एसएक्यू कंपलसरी, एलएक्यू कंपलसरी, इसीलिए आपको रैपिडली इवॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स मोटिवेशन, सस्टेनिंग एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। स्टूडेंट लर्न करनी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हो यहाँ पे और वो स्टूडेंट जो है वो सो गया क्लास में, तो आपको उनको मोटिवेट करना पड़ता है धीरे धीरे बीच बीच में। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेड एक्सेस टू द मॉडर्न टीचिंग एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये आपको चैलेंजेस है, ये सब चैलेंजेस है। आगे future directions in teaching to meet on demand on the 21st century, teaching methodologies are evolving, continuously evolve होते जा रहे हैं। पहला पहला उसमें उसमें पॉइंट है 4, बाद में अपना लेक्चर खत्म हो रहा है, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, टेलरिंग कंटेंट टू इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेफरेंस। पुरुषम पुरुषम विक्षम, ऐसा आयुर्वेद ने न्याय है, हर पुरुष डिफरेंट डिफरेंट, हर पुरुष एक दूसरे से अलग है, यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। इसीलिए टेलर मेड कंटेंट देना चाहिए। एक इंडिविजुअल है, उसको आपको, जैसे पुराने जमाने में आप
इमेजिन करो कि पुराने जमाने में द्रोण जो गुरु थे उन्होंने अर्जुन को पढ़ाया, गुरु द्रोण ने। तो वो अर्जुन को अलग से उसको ट्रेनिंग देते थे धनुर्विद्या की। भीम जी जो थे उनको गदा की ट्रेनिंग देते थे। और वृक्षायुर्वेद और अश्वायुर्वेद के बारे में शायद नकुल और सहदेव, मैं शायद गलत नहीं हूँ, उनको उसकी ट्रेनिंग देते थे। ठीक है। तो पर्सनलाइज लर्निंग शुड बी देयर, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एम्बेसिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। देखो फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, हम लोग अभी मेडिकल की बातें करेंगे, आयुष की बातें करेंगे। आयुर्वेद में आते हैं, आयुर्वेद में उनको नाड़ी परीक्षा आना चाहिए। नाड़ी परीक्षा के लिए उनको टच करना है, टच करना है तो फिर टच में क्या आ जाता है, साइकोमोटर, साइकोमोटर, साइकोमोटर में ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। तो हैंड्स ऑन एक्सपर्ट एक्सपीरियंसेस में आप एचबी का प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हो, ईसीजी पढ़ा रहे हो, ईएसआर पढ़ा रहे हो, तो ये सब जो आते हैं एक्सपेरिमेंटल और रियल लाइफ चल रही है। ऐसा नहीं कि आप ईसीजी गड़े मुर्दे पे करोगे, मुर्दा आदमी का ईसीजी पूरा सिंगल लाइन फ्लैट लाइन आता है, आपको रियल लाइफ में ही करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट है डिजिटल एंड ब्लेंडेड लर्निंग, कंबाइनिंग ट्रेडिशनल मेथड विथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अभी देखो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, टुडेज आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म पे, मान लो आप बिजी हो, आप यू आर द पीजी स्टूडेंट ना, आपको कोई भी काम हो सकता है, आप ऑपरेटिव हो सकता है, आप कहीं बिजी हो, आपके फैमिली के साथ हो। तो मैंने क्या करा है, ट्रेडिशनल मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ, आपको ऑनलाइन भी कनेक्ट हूँ। तो यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, यूट्यूब पे लेक्चर है, आप सुन सकते हो। आपने कोर्स परचेस कर लिया मेरा, आपके पास लाइफ टाइम तो नहीं, 1 साल का एक्सेस रहेगा, आप कितने भी बार वो फॉरवर्ड करके ये देख सकते हो कि सर ने क्या बोला था, ब्लेंडिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाँ, वापस चलो देखो, पीछे जाके देखो। सो दैट देयर शुड बी द डिजिटल एंड ब्लेंडिंग लर्निंग, कंबाइनिंग ट्रेडिशनल मेथड विथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, समझे। फोकस ऑन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, encouraging a mindset of continuous education beyond the formal schooling। 9 to 5 आना है, पढ़ना है, घर जाना है, दैट शुड नॉट बी द एजुकेशन। वो बच्चों को नाड़ी परीक्षा जो आप पढ़ाने वाले हो, वो जो बच्चों को मदर टिंचर डाइल्यूशन के बारे में जो पढ़ाने वाले हो, उनको सिद्धा के जो मेडिसिन के बारे में जो पढ़ाने वाले हो, आयुर्वेदिक रसी शास्त्र मेडिसिन के बारे में जो पढ़ाने हो, वो उनको लाइफ टाइम याद रहना चाहिए। फोकस ऑन द लाइफ लॉन्ग लर्निंग शुड बी देयर इन द इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है, इतना हमने अभी पढ़ा है। किसी को अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। Anyone have doubts? We have the 2 minutes for the doubt clearing session. Otherwise, we have to end this session here now. आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। Anyone have doubt? Kindly ask. आज का सेशन यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि यहीं तक मेरा प्लान था। नेक्स्ट सेशन जो है कल हम लोग देखेंगे। Anyone have doubt? आई थिंक कोई डाउट तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, स्टॉप स्क्रीन, स्टॉप स्क्रीन। तो आज के लिए इतना ही। कल नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं इन द टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच, योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे। थैंक यू।